नीति का पहला मासिक चक्र पूरा होते ही रागिनी की याददाश्त वापस आ गई। करीब 14 सालों के इंतजार के बाद बदले के लिए तड़पती रागिनी की रूह ने नीति के शरीर पे कब्जा कर लिया और अब कूप महोत्सव को रागिनी एक मौत के महोत्सव में बदलने जा रही थी। हम शुरू कर रहे हैं नुक्कड़ एफएम की ओरिजिनल स्टोरी एक जिस्म दो जान, एपिसोड 6। ऊंचे आसमान के बीच चांद की रोशनी में खून से भरी चमकती लाल आंखें और झुलसते शरीर से निकलता धुआं नीति के शरीर में पूरी तरह कब्जा कर चुकी रागिनी गुस्से से गुर्राती उसी कुएं की ओर बढ़ रही थी जहां उसने अपने प्यार के लिए खुद को खत्म कर दिया था। जंगली इलाके और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ऊपर से वो हवा में तैरती पुराने खंडर तक पहुंच गई। दो लोग कुएं की रखवाली कर रहे थे। गांव वालों ने कुएं के पास ही एक छोटा सा मचान बना लिया था। साथ ही कुएं के चारों ओर कटीले तार बांध दिए थे ताकि कोई जानवर भी उस लाल कपड़े को हटा ना सके। भोर का अंधेरा अपनी चरम पर था। आज कुएं की पहरेदारी में दो भाई जगन और जनार्दन आए हुए थे। पूरी रात मचान पे बैठे शराब और चिलम के नशे में धुत होने के बाद उनकी भी आंख लग गई थी। नीति जगन और जनार्दन के ठीक ऊपर हवा में मंडराने लगी। नीति ने घूरते हुए उस कुएं को देखा। उसकी याद में वो सारे दुख, दर्द और वो अंत सामने आ गए जो उसके पिता पुरुषोत्तम और मायापुर वालों ने उसे दिए थे। नीति के क्रोध में आज एक बार फिर अचानक मायापुर के ऊपर घने काले बादल छा गए। बिजली की कड़कड़ाहट ने पूरे गांव को फिर से दहला कर रख दिया था। तूफानी उथल पुथल में जगन की नींद खुली तो उसने अचानक ऊपर देखा और नीति को अपने ऊपर मंडराता देख उसके हलक में उसकी सांसें अटक गईं। देखते ही देखते नीति अचानक हवा में उड़ते हुए गोल घूमी और नीचे की ओर पलट गई। उसका सर नीचे जगन के चेहरे के एकदम करीब और उसके पैर ऊपर हवा में। बड़ी बड़ी आंखों से वो जगन को घूर के हंसने लगी। जगन ने तुरंत जनार्दन को उठाया और दोनों नीति का भयंकर रूप देख चिल्लाने और चीखने लगे और नीति उन्हें डरा हुआ देख जोर जोर से हंस रही थी। दोनों भाई मचान से कूदे और गांव की ओर चीखते हुए भागने लगे। उन्हें भागता देख वो भी उनके पीछे पीछे उड़ने लगी। घबराए हुए दोनों भाई बिना रुके तेजी से घने जंगल के अंदर से होते हुए गांव की तरफ भाग रहे हैं। वो बार बार पीछे पलट कर देख रहे थे पर नीति उनके पीछे नहीं थी। इसके बावजूद भी वो अपनी रफ्तार कम नहीं कर रहे थे। उन्हें गांव नजर आने लगा। आफते हुए जनार्दन ने पीछे पलट कर देखा और कहा, भैया पीछे कोई नहीं है, लगता है वो चली गई। ये कहकर जैसे ही जनार्दन सामने पलटा उसकी आंखें चढ़ गई और सांसें अटक गईं। नीति ने जगन को गर्दन से पकड़ा और तेजी से हवा में उछालकर अपने हाथों से उसके सर को धड़ से तोड़ा और उसे जनार्दन के पैरों में फेंक दिया। जमीन पे पड़े जगन के सर की आंखें अब भी खुली थी और भाई की दर्दनाक खुली आंखों को देख जनार्दन खौफ से थर्रा उठा। उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वो कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। जनार्दन समझ गया था कि उसे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। उसने एक गहरी सांस भरी और ऊपर देखा तो नीति वहां नहीं थी। पता नहीं वो कब वहां से गायब हो गई। तब जनार्दन ने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और जान बचाकर वहां से भागा। वो बहुत तेज भागा। सुबह के करीब 4 बज रहे थे जब जनार्दन की चीख पुकार ने पूरे गांव को नींद से जगा दिया। एक एक कर सब अपने घर से निकल के इकट्ठा होने लगे। बदहाल जनार्दन ने एक बुजुर्ग के पूछने पर नीति के बारे में बताया। सरपंच जी ने उस डायन के बारे में सच कहा था, पर डायन वो चंद्रकला नहीं, उसकी बेटी नीति है और वो लौट आई है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले नीति वहां आ पहुंची और आते ही उसने अपना प्रकोप शुरू कर दिया। नीति नहीं हूं मैं हूं रागिनी। तुम सबसे बदला लेने आई हूं, अपना बदला। उसने पुरुषोत्तम यानी अपने पिता के 2 खास आदमियों को अपनी शक्ति से पकड़ा और किसी जानवर की तरह घसीटते हुए हवा में ले उड़ी।
गांव वाले हक्के बक्के रह के उसके पीछे भागने लगे और सब पुराने खंडर के कुएं के पास पहुंच गए। नीति की हंसी और काले बादलों की गर्जना ने आसपास के जानवरों को भी विचलित कर दिया। जंगल के अंदर से अजीब अजीब से जानवरों की चीख ने मनहूसियत फैला दी। अब नीति ने उन दोनों आदमियों को हवा में उछालना शुरू कर दिया, वो भी ठीक उसी कुएं के ऊपर जो लाल कपड़े से ढका था। सबके पीछे चंद्रकला भी वहां पहुंची। नीति को रागिनी के वश में देख उसके चेहरे पे डर और आंखों में आंसू आ गए, पर खुद को संभाल कर उसने गुस्से में कहा, नीति, नीति ये क्या कर रही है तू? भीड़ में आगे खड़ी चंद्रकला को देख नीति तिलमिला उठी और गरजते हुए बोली, मर गई तेरी बेटी। 14 साल पहले जिसे बचाने के लिए तूने मुझे उसके शरीर में कैद कर दिया था, लेकिन आज से ये शरीर मेरा हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। तब चंद्रकला ने हाथ में खून से लथपथ बच्ची का कपड़ा दिखाते हुए उसे बोला, तू मेरी बेटी मुझसे छीन लेगी और मैं तुझे ले जाने दूंगी। इस कपड़े को तो पहचानती है ना? सही समझी। तब मैंने तुझे अपनी बेटी के लिए बचाया था, आज उसी के लिए तुझे खत्म भी करूंगी। कुछ पल तो नीति गंभीर बड़ी बड़ी आंखों से चंद्रकला को घूरती रही और अचानक हंसते हुए नीति बोली, तू मुझे मारेगी? पहले इन गांव वालों को तो बचाओ। हाथ में झूल रहे दोनों आदमियों को नीति ने आग के गोले में बदल दिया। दर्द में तड़पते चीखते वो दोनों छटपटाने लगे। गांव वाले डर और खौफ से भर गए। नीति ठीक कुएं के ऊपर थी और लोगों को पुरोहित जी की बात बहुत अच्छे से याद थी। उन्होंने कहा था कि अगर कुएं के ऊपर से लाल कपड़ा हटा तो तुम सबको कोई नहीं बचा पाएगा। और फिर वही हुआ। नीति ने दोनों आदमियों का जलता शरीर नीचे फेंक दिया, उसी लाल कपड़े के ऊपर, ताकि कुएं के अंदर पड़े वो अपने शरीर के बचे अवशेषों को जलाकर खत्म कर सके। दोनों के गिरते ही वो कपड़ा जल गया और कुआं खुल गया और आग में धधकते वो दोनों अंदर चले गए। चंद्रकला कुएं की तरफ भागी तब नीति ने अपने हाथ से इशारा किया और अचानक जंग लगे कटीले लोहे के तार खंडर की बाउंड्री वॉल से अपने आप निकलने लगे। सैकड़ों सांपों के झुंड की तरह चंद्रकला के शरीर को चारों तरफ से उन तारों ने जकड़ लिया। नुकीले कांटों ने उसके शरीर को जख्मों से भर दिया। उसके पूरे शरीर से खून टपकने लगा। तब नीति धीरे से चंद्रकला के करीब बढ़ते हुए बोली, तुम मेरे शरीर को इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहती थी। लो, अब शरीर ही नहीं बचा और बच्ची के कपड़े से तुम जो मुझे मेरे शरीर में वापस भेजना चाहती थी, तो वो कपड़ा भी नहीं रहा तुम्हारे पास। चंद्रकला ने देखा उसके हाथ से वो कपड़ा गायब हो गया। तभी कुछ तारों ने उसके मुंह को लपेट के उसे जमीन पर गिरा दिया। वो सांस लेने के लिए भी तड़पने लगी और उसकी सांसें रुकने लगी। नीति ने कहीं चंद्रकला को तो नहीं मार दिया था? क्या अभी रागिनी की रूह को नीति के शरीर से अलग कर पाना संभव है? अगर हाँ, तो ऐसा कौन करेगा और कैसे? जानेंगे कहानी एक जिस्म में दो जान के अगले एपिसोड में, सिर्फ नुक्कड़ FM पर।